Hello dear students and welcome to the video on Fundamental of Electrical Engineering. Subject code is 22212. We discuss unit number 1, that is the basic electrical parameters, and we have learned the topic is definitions related to AC circuit. First of all, we discuss summary of previous video. We learn basic knowledge of electric circuit parameters and we learn the various definitions. One is course outcome. Determine voltage and current in AC circuit. Learning outcomes. After watching this video, we will able to understand basic knowledge of AC circuit and identify the various type of AC circuit parameters and its define and graph. अभी यूनिट नंबर 2 दैट इज द AC सर्किट. AC सर्किट क्या होता है, उसके कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ये सारी चीजें हमें ये वीडियो में पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि बेसिक कंसेप्ट AC यानी क्या होता है एंड DC यानी क्या होता है. जैसे हम बहुत बार सुनते हैं कि AC करंट, DC करंट, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज. AC सर्किट के पैरामीटर्स पर पढ़ने से पहले हम ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे. AC सर्किट, AC यानी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, एंड AC वोल्टेज यानी क्या होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज. यहाँ अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्यों बोला है, ये आप ग्राफ देख रहे हो, वोल्टेज वर्सेस टाइम में हमने एक ग्राफ बनाया है. इसमें एक आपको वेवफॉर्म दिख रही है, इसे क्या बोलते हैं, वेवफॉर्म. 0 टू पाई एंड पाई टू 2 पाई, ऐसे हमने पॉइंट पे नाम मेंशन किए हैं, बराबर है. अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज. अल्टरनेटिंग यानी क्या होता है कि ये एक पॉजिटिव रीजन टू निगेटिव रीजन जो वेवफॉर्म फ्लो होती है यानी 1 साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर अल्टरनेटिंग करंट. अभी ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, वोल्टेज है यहाँ पर और यहाँ पर टाइम है, मतलब ये ग्राफ किसका है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का. जैसे 0 टू पाई, 0 टू पाई ये कौन सा रीजन है, कौन सी पोलैरिटी है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल. एंड पाई टू 2 पाई ये कौन से रीजन में आता है, निगेटिव में, इसीलिए हम इसे बोलते हैं निगेटिव हाफ साइकिल. जब पॉजिटिव हाफ साइकिल टू निगेटिव हाफ साइकिल एक साइकिल कंप्लीट होती है, ये वेवफॉर्म कंप्लीट होता है, तब इसे हम बोलते हैं 1 साइकिल. और ये साइकिल कंप्लीट होने के लिए इसे टाइम लगता है 1t सेकेंड. तो यही होती है हमारी अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वेवफॉर्म, इसे ही बोलते हैं हम वेवफॉर्म. क्लियर है. अभी देखते हैं डीसी सर्किट. डीसी यानी क्या होता है, डायरेक्ट करंट, यानी डीसी वोल्टेज यानी होता है डायरेक्ट वोल्टेज. अभी इसे डायरेक्ट क्यों बोलते हैं और इसे अल्टरनेटिंग क्यों बोलते हैं. अभी डायरेक्ट वोल्टेज की आपको वेवफॉर्म दिख रही है, ये जो वेवफॉर्म है इसमें कोई भी पोलैरिटी मेंशन नहीं हो रही है, ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है पोलैरिटी के साथ. मतलब यहाँ पर जैसे ये एसी वेवफॉर्म में देखिए आप पॉजिटिव हाफ साइकिल टू नेगेटिव हाफ साइकिल आपकी वेवफॉर्म फ्लो हो रही है, वैसे ही डीसी में ये वेवफॉर्म पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होते हुए दिख रही है क्या, नहीं. इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, स्ट्रेट है, यानी डायरेक्ट है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे डायरेक्ट करंट या फिर डायरेक्ट वोल्टेज यानी डीसी वोल्टेज एंड डीसी करंट. ये होता है डीसी सर्किट में. एंड एसी सर्किट में क्या होता है, एसी करंट एंड एसी वोल्टेज. तो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज. अल्टरनेटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेवफॉर्म है वोल्टेज या फिर करंट वो क्या हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है. अल्टरनेट यानी पॉजिटिव टू निगेटिव अल्टर हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी एसी वेवफॉर्म. और इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट यानी डीसी वेवफॉर्म. क्लियर है. एसी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, क्योंकि इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. लेकिन डीसी में इसकी ना पोलैरिटी चेंज हो रही है
इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो अभी देखते हैं इसके डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस ऑफ एसी सर्किट पैरामीटर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि वेवफॉर्म। What is the definition of waveform? The waveform is a graph of magnitude of an AC quantity against the time. वेवफॉर्म यानी क्या होता है? ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, जैसे प्रीवियस स्लाइड में भी हमने देखा था एक ग्राफ, वैसे ही यहाँ पर भी देख रहे हैं एक ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ में क्या हो रहा है? अल्टरनेट हो रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल टू निगेटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल टू निगेटिव हाफ साइकिल एक साइकिल कंप्लीट होती है, तब जाकर यहाँ पर एक 1 साइकिल टाइम कंप्लीट होती है। उसे टाइम कितना लगता है? 1 t सेकेंड। यही है हमारी एसी वेवफॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज साइकिल। इन एन वेवफॉर्म a particular portion consisting of one positive and negative part repeated many times, each repetition consisting of one positive and one negative part is called as one cycle of the waveform. ये ग्राफ देखिए, ये वेवफॉर्म देखिए। क्या बोला था मैंने प्रीवियस स्लाइड में? पॉजिटिव हाफ साइकिल टू निगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती है तब तक 1 साइकिल कंप्लीट नहीं होती है। इसीलिए ये पॉजिटिव पोर्शन जैसे 0 टू पाई होता है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव हाफ साइकिल। एंड पाई टू 2 पाई क्या होता है? निगेटिव हाफ साइकिल। ध्यान से सुनिए, मैं क्या वर्ड यूज कर रही हूँ? हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड निगेटिव हाफ साइकिल। अगर हाफ प्लस हाफ अगर आप कर देते हो तो क्या बनता है? 1। यानी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड निगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होती है, तब जाकर यहाँ पर 1 साइकिल कंप्लीट होती है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? और ये 1 साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 1 t सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड एंड पीरियोडिक टाइम, जिसे हम डिनोट करते हैं t से। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड? Time period is defined as the time taken is in second by the waveform of AC quantity to complete one cycle after every t second. The cycle repeated itself as shown in a figure. Time period and periodic time. ये क्या होता है? जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में जो ग्राफ देखा है, जो वेवफॉर्म देखी है, सिर्फ 1 साइकिल का ग्राफ देखा है, 1 साइकिल की वेवफॉर्म देखी है। अभी यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव 0 पे स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव हो रहा है, फिर से ये साइकिल रिपीट हो रही है, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है, फिर से ये साइकिल रिपीट हो रही है, पॉजिटिव टू निगेटिव। ऐसे कितने सारे इन्फिनिटी साइकिल कंप्लीट होते जाते हैं। अभी देखिए इसका टाइम पीरियड क्या है? अगर 1 साइकिल कंप्लीट होती है तो 0 टू पाई एंड पाई टू 2 पाई। वैसे ही सेकेंड साइकिल कब कंप्लीट हो रही है? 2 पाई टू, ये इधर दिख रहे हैं आप सभी को। तो वैसे ही ये 1 साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम पीरियड लग रहा है? 1 t सेकेंड। वैसे ही 2 साइकिल कंप्लीट जब होती है तो कितना टाइम लगेगा? 2 t सेकेंड। यानी ये जो थर्ड साइकिल है, पॉजिटिव रीजन टू नेगेटिव रीजन जब साइकिल कंप्लीट हो रही है तो इसे कितना टाइम लगेगा? 3 t सेकेंड। ऐसे ये नंबर ऑफ साइकिल रिपीटेड होते जाते हैं एंड उसको उतना ही, जितने साइकिल कंप्लीट होंगे उतना उसका टाइम पीरियड रहेगा। तो आई होप ये भी डेफिनेशन आप सभी को क्लियर होंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ एन एसी क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। द एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय Vm फॉर वोल्टेज एंड Im फॉर करंट। जैसे लास्ट डेफिनेशन में हम सारे डेफिनेशन में वेवफॉर्म पढ़ते आ रहे हैं, उसका ग्राफ पढ़ते आ रहे हैं, वैसे ही एम्पलीट्यूड में भी पढ़ेंगे। अभी आप ये ग्राफ देख रहे हो, वेवफॉर्म देख रहे हो, यहाँ पर भी सेम जो प्रीवियस स्लाइड में जो देखा था उसमें क्या 1 साइकिल कंप्लीट होते जा रही थी, ठीक है। यहाँ पर भी सेम साइकिल कंप्लीट हो रही है, पॉजिटिव रीजन टू नेगेटिव रीजन, यानी 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई। 1 साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 0 टू पाई एंड पाई टू 2 पाई, यानी पाई टू 0 टू 2 पाई। अभी देखिए ये जो वेवफॉर्म है ये किसकी है? वोल्टेज की है, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेवफॉर्म। क्लियर है? अभी यहाँ पर देखिए, जब हम वोल्टेज एक मैक्सिमम पीरियड तक वेवफॉर्म
जाती है, यानी पीक वैल्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। यहाँ पर लिखा है द मैक्सिमम वैल्यू और द पीक वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड। ग्राफ चाहे वेवफॉर्म, चाहे ये करंट की हो या फिर वोल्टेज की हो, जिसकी भी है। यहाँ पर अभी ग्राफ किसका है, हमने एग्जांपल के लिए लिया है, ग्राफ किसका हम बना रहे हैं, वोल्टेज का। ठीक है, तो वोल्टेज का जब ग्राफ बना रहे हैं तो वोल्टेज की एक मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ पर शो हो रही है, मतलब जब जहाँ से वेवफॉर्म जा रही है उसका एक पीक वैल्यू है, जिसे बोलते हैं उसके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है वी हम, और यहाँ पर लिखा है डिनोटेड बाय वी एम। तो वोल्टेज की वेवफॉर्म है, वोल्टेज की वैल्यू है, इसीलिए हमने मैक्सिमम वोल्टेज को यहाँ पर डिनोटेड किया है। और जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है उसका जो पीक पॉइंट होता है, यानी मैक्सिमम वोल्टेज पॉइंट जो होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्लियर है? Next definition is frequency. Frequency is defined as the number of cycle completed by an alternating quantity in 1 second. It is denoted by F. अभी हमने बहुत बार सुना है कि फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में कितना स्टैंडर्ड रहती है, उसका रिलेशन क्या रहता है, उसे किसे डिनोट करते हैं, उसका यूनिट क्या रहता है, ये हमने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो ये उसका ग्राफ है फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पर बोला है कि नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यानी क्या, एसी सर्किट में जो अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है वो कितने इसमें कम साइकिल कितने इसमें कंप्लीट कर रहे हैं, 1 सेकंड में। एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ। फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से। हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। अब ये हर्ट्ज क्या है, तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड को ही हम बोलते हैं हर्ट्ज। The relation between frequency and time is follow. The frequency is inversely proportional to the time. जैसे यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ देख रहे हैं, ये यहाँ पर क्या हो रही है, साइकिल रिपीटेड हो रही है, साइकिल रिपीटेड हो रही है, और उसको जो टाइम लगने वाला है वो कितना है, t सेकेंड। और यहाँ पर जो सेंटेंस हमने यूज किया है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, यानी क्या फॉर्मूला बनेगा, f इज इक्वल टू 1/t, एंड यूनिट क्या है हमारा, हर्ट्ज। क्लियर है? जैसे फॉरेन कंट्री में अगर फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज, उनकी फ्रीक्वेंसी 10 से ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 50 हर्ट्ज। अगर आपको कोई भी पूछता है कि स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी इंडिया की, तो क्या बोलोगे, 50 हर्ट्ज। क्लियर है? Therefore, the time period increases, the frequency will be decreases, and the time period decreases, then the frequency is increases. जैसे हमने बोला है कि inversely proportional to the time, inversely proportional to the time यानी क्या, जैसे फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज होंगी तो टाइम पीरियड हमें हमारा डिक्रीज होगा। अगर टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है तो हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी होंगी, इंक्रीज होंगी। तो जैसे यहाँ पर लिखा है टाइम पीरियड इंक्रीजेस, द फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीजेस। अगर टाइम पीरियड इंक्रीजेस होता है तो फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज होंगी, और टाइम पीरियड अगर डिक्रीजेस देन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज। अगर टाइम पीरियड डिक्रीजेस होता है तो फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज होंगी। क्लियर है? समरी, हमने ये वीडियो में क्या क्या पढ़ा है, डेफिनेशंस ऑफ वेवफॉर्म, साइकिल, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड ग्राफ। अगर आपको एसी सर्किट का ग्राफ पहले ही स्लाइड में अगर समझा होगा तो ये सारे डेफिनेशन का ग्राफ आपको अच्छे से समझेगा। बहुत इजी है, बहुत हार्ड नहीं है, बस आपको समझना है, ठीक है, और लर्न करना है। असाइनमेंट क्वेश्चन, आपको ये वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, एंड सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन वेवफॉर्म एंड एम्पलीट्यूड। ये हमेशा 2-2 मार्क के लिए एग्जाम में आते हैं। प्रोग्राम आउटकम मैपिंग टॉपिक था आज का, एसी सर्किट। इसमें प्रोग्राम आउटकम्स कौन से हो रहे हैं, PO1, PO2, PO3, PO